जय हिंद प्यारे मित्रों। यूपीएससी प्रिलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज नोबेल पुरस्कार A to Z 2021 सारी क्षेत्र को कवर करूंगा। आज आप टॉपिक को नोट कीजिएगा क्योंकि प्रत्येक एग्जाम से नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो क्या है नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेस 2021, तो किस लिए दिया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? कनाडा में जन्मे डेबिट कार्ड। नाम याद करने आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नाम सुनते होंगे तो इसी प्रकार याद कर लीजिए। वो भी इकोनॉमी संबंधित होता है तो याद कर लीजिए कि डेबिट कार्ड को दिया गया है। और दूसरा आधा हिस्सा जेसुआ डी एंग्रिट, या इंग्लिश में पढ़े तो साफ समझ आएगा, जेसुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बियंस को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए आप। पहला तो डेबिट कार्ड है, याद कीजिए, तीन लोगों को दिया गया है। आधा हिस्सा डेबिट कार्ड को मिलेगा और आधा हिस्सा मिलेगा एंग्रिस्ट को और इम्बेंस को। एंग्रिस्ट इम्बेंस को आधा हिस्सा और आधा हिस्सा डेबिट कार्ड को मिलेगा। अब यहाँ महत्वपूर्ण नोट करने वाली बात है कि किस लिए दिया जा रहा है, किस कार्य के लिए दिया जा रहा है। तो डेबिट कार्ड को अर्थशास्त्र में, श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, जो उन्होंने योगदान दिया श्रम के क्षेत्र में, इसलिए दिया गया है। जबकि एंग्रिस्ट और इम्बेंस को आकस्मिक संबंधों के विश्लेषण में उनके जो पैटर्नगत यानी पद्धतिगत योगदान के लिए दिया गया है। यानी एक को दिया गया अर्थशास्त्र में श्रम के उनके अनुभव योगदान को, श्रम के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया, जो लेबर के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया उसके लिए, और एंग्रिस्ट और इम्बेंस को आकस्मिक संबंधों के विश्लेषण में उनके पैटर्नगत यानी पद्धतिगत योगदान के लिए दिया गया है। तो अब आइए देख लेते हैं 2020 में नोबेल पुरस्कार किससे मिला था, किस क्षेत्र में मिला था। तो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट जी विल्सन को दिया गया था। विल्सन और मिलग्रोम को दिया गया था। ये 2020 की बात थी। 2021 में डेबिट कार्ड, एंग्रिस्ट और इम्बेंस, तो तीन लोग दिया गया। पिछली बार 2 लोग दिया गया था। मैं पिछली बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन इस बार का ना पूछिए, पिछली बार पूछ सकता है। किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तो नीलामी के सिद्धांत में सुधार के लिए दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। 1985 में अल्फ्रेड नोबेल की मौत हुई। 1885 में अल्फ्रेड नोबेल की मौत हुई थी। जो अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट व अन्य महत्वपूर्ण खोजें की थी, तो 1885 में उनकी मौत हुई थी। 1901 में उनकी जो वसीयत थी, उससे जो ट्रस्ट से पैसा मिलता है ब्याज से, उससे ही नोबेल फाउंडेशन द्वारा इसे एक नोबेल फाउंडेशन गठन किया गया 1900 में, और 1901 से इसे वितरित करना प्रारंभ किया गया। तो लेकिन उस समय 6 श्रेणियों में दिया जाता था। लेकिन जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 से दिया जाने लगा। 1968 से शुरुआत हुई थी। तो अर्थशास्त्र शुरू से नहीं दिया जाता था, अर्थशास्त्र बाद से दिया जाने लगा। कब से? 1968 से। तो नोट कर लीजिएगा। स्थापना नोबेल पुरस्कार की विपरीत अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में स्थापित नहीं किया गया था। ये नोट कीजिएगा। ऐसे पूछ देखिए, ऐसा कौन सा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार में, ऐसा कौन सा श्रेणी है जो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में दर्ज नहीं की गई थी? कौन सी होगी? अर्थशास्त्र, क्योंकि ये बाद में अलग से जोड़ा गया था। बल्कि इसे वर्ष 1968 में उनकी स्मृति में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। तो आइए देखते हैं डेबिट कार्ड का योगदान रहा, जो इस बारे में योगदान दिया है। उन्होंने विश्लेषण किया कि न्यूनतम मजदूरी, आप्रवासन और शिक्षा श्रम रोजगार को प्रभावित करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने एक संबंध को रिलेटेड बताया, इंटरलिंकिंग क्वालिटी, IQIP, इंटरलिंकिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, इसे जैसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक न्यूनतम मजदूरी से, श्रम से कहा कि कैसे श्रम आप्रवासन का मुद्दा बनता है, और कैसे श्रम शिक्षा में प्रभावित करता है, और कैसे श्रम बाजार को प्रभावित करता है। यानी न्यूनतम मजदूरी, आप्रवासन और शिक्षा, ये सब श्रम से कनेक्टेड है आपस में। इसको इन्होंने विश्लेषण किया बहुत कायदे में। उनके इस कार्य ने श्रम बाजार में छात्रों के भविष्य को आकार देने में, श्रम बाजार में जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट के भविष्य को आकार देने में स्कूल में उपलब्ध संसाधनों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किस प्रकार स्कूल में जो उपलब्ध संसाधन होते हैं वह मार्केट में बाजार छात्रों के भविष्य को तय करते हैं। अगर स्कूल में संसाधन उच्च क्वालिटी के हैं, अच्छे संसाधन हैं, तो ये अच्छा मानव बच्चा
अच्छा मानव संसाधन बनेगा जो राष्ट्र के जीडीपी पर बोझ नहीं होगा और बाजार में स्वयं उत्पादक होगा, बाजार में बोझ नहीं होगा। इसके विपरीत एंग्रिस्ट और इम्बेंस ने उन्हें पद्धतिगत योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। पद्धतिगत योगदान मतलब उनके काम ने प्रदर्शित किया कि प्राकृतिक अनुप्रयोगों से जो प्राकृतिक अनुप्रयोग जिसे हम जो एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, नेचुरल एक्सपेरिमेंट से कारण और प्रभाव के बारे में सटीक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। नेचुरल एक्सपेरिमेंट से हम प्रयोग करके ही किसी कारण को और प्रभाव को, इसका क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में सटीक जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि विज्ञान में क्या होता है कि कोई चीज़ हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में आकलन करते हैं, वो कारण का और प्रभाव का, उस प्रकार से इन्होंने कार्य किया। अब आइए इसे नोट कर लीजिए आप। नोबेल पुरस्कार 2021। पहले मैं क्षेत्र रखता हूँ, यहाँ प्राप्त करता उन्हें योगदान। तो रसायन के क्षेत्र में किसे मिला है, तो बेंजामिन लिस्ट को और डेविड WC मैकमिलन। तो आप 2 बार नोट कीजिएगा, लिस्ट और मैकमिलन को, यानी LM, एल के बाद M आता है तो LM, L फॉर लिस्ट, M फॉर मैकमिलन। तो रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में LM को मिला है। और उनके किस योगदान के लिए दिया गया है, तो अणुओं के निर्माण के लिए एक सरल और पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छतम विधि निर्मित किया है। उन्होंने एक अणुओं के निर्माण के लिए एक सरल और पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छतम विधि का निर्माण किया है, जिसका उपयोग हम दवाओं में, कीटनाशकों में और कई अन्य यौगिकों में कर सकते हैं। अगला कौन सा है, पहला केमिस्ट्री हो गया, दूसरा कौन सा कि केमिस्ट्री में LM याद रखना, फिजिक्स में मनावे और हेसलमैन और जियोर्जियो पैरिसी। तो 3 लोगों मिला है। तो याद करने की क्या क्या ट्रिक है, तो आपने को पता होगा कि जियो यानी अंबानी का जियो, तो जियो भौतिकी में मतलब समझते हो, कोई भी चीज़ फिजिकल ही सामने उपस्थित होना। तो आपके पास सामने आपको अंदाजा नहीं होगा, इतनी सस्ता डेटा मिला तो आपको अंदाजा नहीं था, और HD क्वालिटी की हर चीज़ मिलती है तो आपको सामने प्रत्यक्ष दिखता है। तो क्या है, भौतिकी क्षेत्र में होगा ना, ऐसे इस प्रकार से रिलेट किया जा सकते हैं। मनावे, तो मनावे मतलब समझे हो, मनावे और मैन मनावे मैन, तो इसे याद कर सकते हैं। किस योगदान के लिए, तो जटिल भौतिक प्रणालियों की समझ में अभूतपूर्व योगदान। जो भौतिक प्रणालियाँ होती हैं, जैसे भौतिक नोबेल, तो भौतिक प्रणालियों में उनके अभूतपूर्व समझ के योगदान के लिए दिया गया। अगला है चिकित्सा, यानी चिकित्सा क्षेत्र में, डॉक्टरेट क्षेत्र में, तो डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन के। और किसके लिए दिया गया, तो सोमाटोसेंसेस, यानी आँख, कान, त्वचा जैसी विशेष अंग जो होते हैं, जो देखने, सुनने और महसूस, इनकी क्षमता को महसूस करते हैं, इस पर केंद्रित था इनकी खोज। इसे मैंने कवर कर चुका हूँ, आप देख लेना। तो चिकित्सा का जूलियस और पटापाउटियन, और शांति का मारिया रसा और दमित्री मुरातोव। मारिया और मुरातोव को मिला है शांति का पुरस्कार। अब ये एक अच्छी सी ट्रिक है, थोड़ा फनी हो सकती है, आपको तो समझ ना आया हो सकता है। मारिया यानी मर गया, तो मर गया तो शांत हो जाएगा ना, तो मारिया और मुरा दोनों मरा संबंधित है, मर गया तो शांत हो जाएगा। शांति का पुरस्कार किसे मिला है, मारिया और मुरातोव। कौन है, ये पत्रकार हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उनके प्रयासों के योगदान करने के लिए लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त, यानी समझिए इन्होंने पत्रकार के तौर पर अच्छा लोकतंत्र किया काम किया। और साहित्य क्षेत्र में क्या मिला है, साहित्य के क्षेत्र में मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। यहाँ अब्दुल रज्जाक लिखा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला साहित्य के क्षेत्र में। इनकी पुस्तक थी जो वो आप गूगल पर सर्च कर लेना किस पुस्तक के लिए मिला है। औपनिवेशवाद के प्रभाव और सांस्कृतिक एवं महाद्वीप के बीच खाई पाटने के लिए इन्होंने शरणार्थी की समस्या, इन्होंने कुल मिलाकर ऐसे पूछता कि इन्होंने शरणार्थियों की समस्या को उठाया था, इस कारण से इन्हें मिला है। अगला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रणाली, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली किसने शुरू की, ये इंपॉर्टेंट है। तो तेलंगाना सरकार ने शुरू की है, देश की पहली स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रणाली है। तो जो चीज़ पहला होता है UPSC अक्सर पूछता है, आपने इस बार का क्वेश्चन देखा होगा। तो देश की भारत की पहली स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रणाली किसने शुरू की है, तेलंगाना सरकार ने, जिसका परीक्षण तेलंगाना के खम्मम जिले में किया जाएगा। यह देश की पहली स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रणाली प्रक्रिया होगी। तेलंगाना चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में TSEC ई वोट यानी तेलंगाना ई वोट नामक एक एंड्रॉयड ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इस मोबाइल ऐप एप्लीकेशन के माध्यम से मतदाता
के डिवाइस आईडी और फ़ोन नंबर को एक विशिष्ट नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से एकीकृत किया जाएगा, ताकि मतदान हेतु केवल एक डिवाइस का उपयोग किया जा सके, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी। इस समग्र निगरानी वेब पोर्टल, इस प्रक्रिया में समग्र निगरानी किसने का एक ये पूरी प्रोसेस में एक निगरानी के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से व्यवस्थापक एडमिन द्वारा किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर समझिए कि भारत की पहली स्मार्टफोन आधारित वोटिंग प्रणाली किसने शुरू की? तेलंगाना सरकार ने। बस अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इससे कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पुट हो जाते हैं, तो इसे बस नोट कीजिएगा। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1993 को, और ये संवैधानिक निकाय है, संसद में विधि द्वारा इसका गठन किया गया है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक वैधानिक यानी लीगल बॉडी है, क्योंकि संसद के अधिनियम द्वारा 1993 द्वारा इसे गठन किया गया। कब? 22 अक्टूबर 1993 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक बहुसदस्यीय संस्था है। इनमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर। ये जरूर नोट कीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप, जब मैं बता रहा हूँ इतना नोट कर लीजिए। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की सिफारिश कौन करता है? इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, पर राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है। ये प्रधानमंत्री की जो समिति होती है उसकी सिफारिश के आधार पर करता है। इनके पद केवल तभी इनके अध्यक्ष को पद से तभी हटाया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की जांच में इन्हें दुराचार या असमर्थता का आरोप सिद्ध किया जा सके। इसके अतिरिक्त आयोग में 5 विशिष्ट विभाग यानी विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान एवं कार्यक्रम विभाग और प्रशिक्षण विभाग, प्रशासन विभाग भी शामिल होते हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से भी की जाती है। ये समझिए, राज्य मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं उनमें राज्यपाल नियुक्त करता है, पर मुख्यमंत्री सलाह लेता है, राज्य गृह मंत्री सलाह लेता है, विधानसभा अध्यक्ष सलाह लेता है और नेता प्रतिपक्ष से। और जो केंद्रीय होते हैं उनमें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जो प्रधानमंत्री की समिति बनी थी उच्च स्तरीय समिति प्रधानमंत्री द्वारा, ये उनकी सिफारिश पर करता है। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन। तब तक जय श्री राम, धन्यवाद।